ओके, कल कोहेरेंसी सीखा था ना हमने, और कल ऐसे का टाइप कौन सा था? डिस्कस बोथ व्यूज और गिव योर ओपिनियन। आज एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला चलाना है, तो मैं पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूँ ना। वाइस पैरा लिखना कैसे है? ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इन सम कंट्रीज पीपल रिटायर एट यंगर एज while in others they continue working until they are much older। तो यंग एज पे रिटायर होना ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हाँ, बहुत समय तक काम करते रहना ये अपना ईस्ट साइड का कॉन्सेप्ट है ना, ईस्ट एशिया अपने इंडिया का कॉन्सेप्ट है। They continue working until they are much older। What are the advantages and disadvantages of each approach? इन दोनों के अप्रोच में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है क्या? तो यहाँ फोकस पॉइंट कौन सा है? रिटायर या तो यंगर एज पे होना है या ओल्डर एज पे होना है। दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं आपको। हाँ, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है? पहले ये A2 वाला है। मैं आज आपको E2 में मतलब IELTS 3, IELTS 3 बैंड, B2 में IELTS 5.5 6.5 यही का यही कन्वर्ट हो गया यहाँ 5.5 6.5 में। और अगर आपको C1 CFR C1 लेवल में जाना है 7 बैंड का, तो ये रहा 7 बैंड का इंट्रो। तो मैं पहले आपको ना पॉइंट वाइज आपको समझ आए कि हाँ ये वाले ऐसे में लिखा क्या है, तो मैं इसीलिए आपको E2 रीड कर देता हूँ ना अच्छे से, तो आपको समझ आ जाए कि लिखना क्या है। अगर पॉइंट्स आपको समझना है तो आपको A2 पढ़ना है 3 बैंड का, तो आपको इजीली समझ आ जाए कि हाँ स्ट्रेस और जॉब की बात हो रही है, ट्रैवल स्पेंड टाइम लव्ड वंस की बात हो रही है, दूसरे लोगों के लिए टाइम रूम बनाने की बात हो रही है कि उन लोगों को नौकरी मिल जाए। अगर यंग एज में रिटायर हो जाएंगे तो दूसरे लोगों को ज्यादा नौकरी मिल पाएगी, वैसा है। ठीक है, और नीचे ओल्डर का है। हाँ, तो यहाँ फॉर्मेट कौन सा फॉलो हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इंट्रो लिखना है, फिर एक एडवांटेज यंग एज पे होने का, और फिर डिसएडवांटेज यंग एज पे ना होने का, फिर से एडवांटेज और फिर से डिसएडवांटेज, है ना? ऐसा लिखना है आपने, ताकि कोहेरेंसी बनी रहे। जब भी हम फायदा गिनवा रहे हैं तो उसके साथ ही साथ हमें दूसरे पैराग्राफ में डिसएडवांटेज उसी का दे देना है कि अगर ये एडवांटेज है तो उसका एक और एक सिक्के के दूसरे पासा भी है, तो ये पासा वो रहा डिसएडवांटेज वाला, फिर से एक एडवांटेज देना है और फिर से उसी का काउंटर करने के लिए हमें एक डिसएडवांटेज देना है ना? मोस्टली दूसरा अप्रोच क्या है? एडवांटेज, एक और एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज और फिर डिसएडवांटेज, ये दूसरा अप्रोच है ना? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ये प्रॉब्लम है कि पहला एडवांटेज लिखा, ये वाला पहला एडवांटेज, ये वाला दूसरा एडवांटेज, ये रहा फर्स्ट डिसएडवांटेज, ये रहा दूसरा डिसएडवांटेज। पर ये पहला एडवांटेज लिखने के बाद हम सोचते हैं कि चलो ये इसको तो भूल ही जाओ, अभी अभी दूसरा एडवांटेज लिखते हैं। दूसरे एडवांटेज के बाद यही पता नहीं होता कि हाँ एडवांटेज 1 के टाइम हमने सोचा क्या था, है ना? तो उसका डिसएडवांटेज ये एडवांटेज 1 और डिसएडवांटेज 1 के बीच में एडवांटेज 2 आ गया है, तो आपकी कोहेरेंसी चली जाएगी, आपको पता नहीं पड़ेगा कि हाँ यार इसको रिलेट कैसे करें ना, ये बीच में आ गया है। इसलिए हमेशा ट्राई करना है कि अपने ऐसे लिखे हमेशा। जब कॉज एंड इफेक्ट में चलाऊंगा तभी यही सेम फॉर्मेट फॉलो होगा, तो अब मैं बताऊंगा। अभी ये फॉर्मेट फॉलो करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने डिसएडवांटेज, तो मैंने यहाँ ग्रीन वाला जो है वो एडवांटेज वाला है, रेड वाला डिसएडवांटेज, ग्रीन वाला एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज और लास्ट में है कंक्लूजन। ठीक है, तो मैं पहले आपको पॉइंट समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। इन सम कंट्रीज पीपल रिटायर एट अ यंगर एज। पहले बहुत सारी कंट्रीज में, इन सम कंट्रीज सॉरी, कुछ कंट्रीज में लोग ये सोचते हैं कि रिटायर जल्दी हो जाता है यंगर एज में, और दूसरे कंट्री वाले बहुत ओल्ड एज तक भी काम करते रहते हैं। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों को देना है, ईच अप्रोच। यंग एज के भी देने हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और ओल्ड एज के भी देने हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो यहाँ पहले यंग एज की बात हुई, उसके बाद ओल्ड एज की बात हुई। ठीक है, तो मैं पहले आपको आपको पॉइंट पता पड़ जाए, इसलिए मैं आपको पहले A2 ना मस्त से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, A2 वाले ने क्या लिखा है? इन सम कंट्रीज पीपल स्टॉप वर्किंग व्हेन दे आर यंगर व्हाइल इन अदर्स दे कीप वर्किंग अंटिल दे आर मच ओल्डर। यही का ये छाप दिया इसने।
है ना। ईच अप्रोच हैज इट्स ओन पॉइंट्स एंड नॉट सो गुड पॉइंट्स, ये हाइफन वाला है ना। ईच अप्रोच के गुड पॉइंट्स भी है, नॉट सो गुड पॉइंट्स भी है। A2 वाला ये लिखता है। अभी यंगर एज की बात कर रहा है ना। ये है एडवांटेज यंगर एज पे। रिटायर होने का एडवांटेज क्या है? हाँ, तो यहाँ जस्टिफाई करना है। बॉडी की पहली लाइन क्या होती है, हम बात किस पे करने वाले हैं वो जस्टिफाई करना है कि रिटायर एट यंगर एज कैन बी नाइस। बहुत सिंपल। हाँ, पर क्यों नाइस है? इट मीन्स यू हैव मोर टाइम टू एंजॉय लाइफ विदाउट द स्ट्रेस ऑफ अ जॉब। हमें एंजॉय करनी है लाइफ, है ना। बहुत अच्छी होती है रिटायरमेंट यंग एज पे। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ एंजॉय करनी है। हाँ, पर एंजॉय लाइफ भी कैसे करेंगे? जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उस सारे के सारे सेंटेंस को जस्टिफाई करना है। अगर अच्छी रिटायरिंग यंगर एज है तो क्या ऐसा, तो क्या अच्छा है, तो लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। पर लाइफ में भी ऐसा क्या अच्छा एंजॉय कर सकते हैं? यू कैन डू थिंग्स यू लाइक, ट्रैवल एंड स्पेंड टाइम विथ लव्ड वंस। यू कैन डू थिंग्स यू लाइक। आप जो भी आप चाहते हो वो करना, वो कर सकते हो ना आप। ट्रैवल कर सकते हो, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऑल्सो इट कैन मेक रूम फॉर यंगर पीपल टू फाइंड जॉब्स। यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला हुआ है ना। ये 3 पार्ट स्ट्रक्चर में हो गया ये वाला, देखो, है ना। 1 फुल स्टॉप, 2 फुल स्टॉप ना, 3 फुल स्टॉप। इसको हो गया, जस्टिफाई हो गया। तो आप अगर ये जस्टिफाई हो गया है और आपको लगता है कि यार कुछ अच्छा सा एक और भी डाल देते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है ऑल्सो करके। इट कैन मेक रूम फॉर यंगर पीपल टू फाइंड जॉब्स। ये दोनों 3 सेंटेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है, पर ये क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है ना। यंगर एज पे अगर आप रिटायर हो जाते हो तो दूसरे लोगों के लिए जगह बनाते हो कि आप जॉब पे आ जाओ। हाँ, पर उसकी कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी है, उसके साथ ही साथ अटैच कर देनी। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद रिटायरिंग अर्ली। ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, जैसे मतलब पहले क्लैरिफिकेशन दे देनी है कि हाँ यहाँ मैं नेगेटिव पॉइंट देने वाला हूँ। वन बिग वरी इज मनी। मनी के बारे में हम बात करेंगे, पर कैसे? इफ यू स्टॉप वर्किंग टू सून, मतलब मनी की प्रॉब्लम कैसे होती है, ये वो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जस्टिफाई करना है। इफ यू स्टॉप वर्किंग टू सून यू माइट नॉट हैव इनफ मनी सेव्ड अप। अगर आपने बहुत ही जल्दी काम करना बंद कर दिया, आपके पास इनफ पैसे नहीं होंगे। ऑल्सो एक और पॉइंट है, सडनली हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री टाइम कैन बी हार्ड। देखो, जब भी कोई नया पॉइंट, ये भी देखो 3 पॉइंट स्ट्रक्चर में खत्म हो गया ना ये एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? मनी। और कैसे? कि अगर आप स्टॉप काम करना स्टॉप कर देंगे तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो फिर करोगे क्या? और भी एक प्रॉब्लम है ऑल्सो करके लिखा है। ऑल्सो सडनली हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री टाइम कैन बी हार्ड। रिटायरमेंट का ये प्रॉब्लम होती है ना। बहुत सारा टाइम फिर कुछ करने का ही नहीं है तो क्या करेंगे, बहुत हार्ड हो जाता है। सम पीपल माइट फील अ बिट लॉस्ट विदाउट अ रेगुलर रूटीन। तो ये वाला देखो, ये दोनों कनेक्टेड है ना। ये जस्टिफाई किया है कि बहुत सारा फ्री टाइम है तो हार्ड होता है। पर कैसे हार्ड होता है? लोगों को ना लॉस्ट फील होता है। ठीक है, ये है यंगर एज का। ओल्डर एज का क्या है? आप सिर्फ पॉइंट्स ध्यान में रखना ना, तो आगे अगर 7 बैंड का हो रहा है ना तो बहुत बहुत बड़े बड़े शब्द आएंगे, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस आएंगे, तो आप पॉइंट ना भूल जाओ, याद रखना। ऑन द अदर हैंड, ये यंगर लोगों की हो गई बात। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अभी एडवांटेजेस older age के हैं। On the other hand, some countries think it is better to work until you are older. This way, justify कैसे किया है? There are more people working and helping the economy. जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतनी इकोनॉमी आगे जाएगी। It also means there is more money for things like healthcare and pensions. Obviously, बहुत सारा आप काम कर रहे हो, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो आप वो पैसे कहाँ डाल सकते हो? इकोनॉमी को हेल्प हो रहा है। इसका मीनिंग किसी को तो हेल्प हो रहा होगा। तो मोस्टली तो किसको हेल्प होता है? सबसे वनरेबल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो ये रहे, हेल्थ केयर और पेंशन, प्लस ये एक्स्ट्रा पॉइंट। फॉर सम फोक्स हैविंग अ जॉब फॉर अ लॉन्गर टाइम कैन मेक देम फील हैप्पी एंड यूजफुल। आप समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ, अपनी कंपनी के लिए कुछ काम करना चाहते हो, तो जिन लोगों को बहुत पसंद होता है, पैशनेट होते हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक काम करता है। ठीक है, पर एक और भी प्रॉब्लम है। चलो, ये तो सारे फायदे हो गए, ओल्ड एज के सारे फायदे हो गए। अगर आप रिटायरमेंट नहीं हुए, अभी भी काम कर रहे हो, तो ये फायदे हो गए। और प्रॉब्लम्स क्या आती है? हाउएवर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आल्सो हैज इट्स चैलेंजेस। ये हमेशा क्लेरिफाई देना है। ऐसा नहीं कि हाउएवर लिख दिया ना तो उसका मीनिंग कि कुछ और, अगर हाउएवर लिख दिया उसका मीनिंग ये नहीं कि यार चलो यहाँ से वो स्टार्ट हो गया, नहीं। ऐसा आपको क्लेरिफाई देना है कि हाँ, यहाँ कुछ चैलेंजेस है और ज्यादा समय तक काम करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। समटाइम्स एज पीपल गेट ओल्डर देयर बॉडीज डोंट वर्क एज वेल। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप फैटीग महसूस करोगे, बहुत जल्दी थक जाओगे, इलनेसेस ज्यादा होंगी। हाँ, तो इसको जस्टिफाई कैसे करना है? दे
दिस कैन मेक इट हार्डर टू डू सर्टेन जॉब्स। ऑब्वियसली अगर लेबर काम है तो बहुत ही हार्ड होगा, ऑब्वियसली मेंटल फटीग भी हो जाती है, तो आप स्मार्ट वर्क भी नहीं कर सकते। एंड सम पीपल माइट वांट मोर टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय लाइफ विदाउट वर्क, है ना। बहुत लोग ये सोचते हैं 50 साल के बाद तो कि चलो अभी बहुत काम हो गया, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या बना, हाँ अभी मैं एक चीज ये है कि ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है, यंग एज पे रिटायर होना है कि ओल्ड एज पे रिटायर होना है, ये कोई रूल नहीं है ना ही कोई फैक्ट है। तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है कि ये पर्सन पे डिपेंड करता है। तो इसमें भी हमेशा ट्राई करना है कि फाइंड अ बैलेंस, जब भी पॉसिबल हो कि ये वाला पासा भी ठीक नहीं है, वो वाला भी पासा ठीक नहीं है, तो हमेशा फाइंड अ बैलेंस लिखना है। इन द एंड डिसाइडिंग व्हेन टू रिटायर इज अ बिग डिसीजन। ऑब्वियसली कौन से टॉपिक की बात हो रही थी, रिटायरमेंट, तो वो सबसे पहले कंक्लूजन में लिख ही देना है जो भी टॉपिक की बात हो रही थी वो। ईच वे हैज इट्स गुड साइड्स एंड नॉट सो गुड साइड्स। यहाँ थोड़ी डिटेल डालनी थी पर इसने डाली नहीं, इसलिए 3 बैंड है इसके। इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस दैट वर्क्स फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड द कंट्री। ऑब्वियसली एक्सट्रीम लेके चलना, मैंने हमेशा आपको बताया ना, हमेशा अपने आप को लेके चलना है, और यहाँ दूसरी साइड कंट्री, सोसाइटी, कंपनी, दोनों, हमेशा दो एक्सट्रीम को लेके चलना है, हमेशा याद रखना। ये सारे पॉइंट थे, है ना। कितना एकदम मस्त से क्यूट से लिखा है ना A2 वाला 3 बैंड का। अभी हम इसको कन्वर्ट करना है 5.5, 6.5 और 7 में, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस करेंगे अपने। पहला यहाँ, हाँ अगर आप गौर करोगे तो ये 3 बैंड वाले ने 2 ही सेंटेंस लिखे इंट्रोडक्शन में, एक रहा ये फुल स्टॉप, एक रहा ये फुल स्टॉप। पर आपको हमेशा ट्राई करना है कि कुछ जनरल सेंटेंस लिख दे। यहाँ रिटायरमेंट की बात हो रही है तो आपको रिटायरमेंट का कुछ जनरल सेंटेंस लिखना है ना। द एज एट विच पीपल रिटायर वेरीज वाइडली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, है ना। कि कौन सी एज पे लोग रिटायर होते हैं वो बहुत ही वेरी करता है, बहुत अलग अलग होता है। और फिर ये बोलना है कि कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोग बाद में हो जाते हैं। सम नेशंस एनकरेज अर्ली रिटायरमेंट व्हाइल अदर्स एडवोकेट फॉर इंडिविजुअल्स टू कंटिन्यू वर्किंग अंटिल अ मच लेटर एज, है ना। यहाँ लेटर एज लिखा है तो ओल्ड एज हो गया वो। ये सारे के सारे सिनोनिम्स ऐड किए हुए हैं ना। एडवोकेट, चूज करना, कंटिन्यू वर्किंग, until a much later age, है ना, ये until वाला कोई डिवाइस में जाएगा। एनकरेज अर्लियर रिटायरमेंट सम नेशंस, ठीक है, यहाँ नेशंस की बात हो रही है। ईच अप्रोच कैरीज इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ईच अप्रोच कैरीज ओन सेट ऑफ, ये थोड़े हार्ड वर्ड्स है जिसके कारण उसको 5.5 6.5 मिल सकता है। और 7 बैंड वाले ने क्या लिखा है, द ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ रिटायरमेंट एज पॉलिसीज एग्जिबिट्स अ डाइवर्स स्पेक्ट्रम। डाइवर्स स्पेक्ट्रम जैसे कि रेनबो में होता है वैसे ही बहुत डाइवर्स स्पेक्ट्रम है, रेंजिंग फ्रॉम अर्ली रिटायरमेंट इन सम नेशंस टू प्रोलॉन्ग करियर इन अदर्स। अर्ली रिटायरमेंट और प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग का मीनिंग होता है जो बहुत लंबा चलता है उसको। Each approach comes with its distinct advantages and drawbacks, warranting careful examination, है ना। ये 7 बैंड वाला तो ऐसा करेगा कि हाँ बहुत ही रहस्यमय चीज है, हमको इसको डाइसेक्ट करना है बहुत केयरफुली, एडवोकेट करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, वारंट यूज करेंगे, है ना। यहाँ देखो एडवांटेज और कैसे डिस्टिंक्ट, हमेशा जब भी कोई नाउन यूज हो रहा है तो हमेशा ट्राई करना है कि उसके आगे अगर हो सके तो आप एडजेक्टिव डाल दो। कैसा एलिफेंट है तो बिग एलिफेंट है, कैसी कैट है तो व्हाइट कैट है, हमेशा ऐसे ही, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बॉडी बता देता हूँ कि आपको कैसा नहीं लिखना, कि आपको अगर आपको 6.5 बैंड गारंटी करनी है तो आपको कैसे लिखना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ यहाँ 1 2 3, ओके 3 पार्ट स्ट्रक्चर में है, ये भी 3 पार्ट्स, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ, रिटायर एट अ यंगर एज कैन बी नाइस ऑब्वियसली, पर हमें लिखना क्या है, वन हैंड और ऑन द अदर हैंड जो दूसरे में आएगा जब हम ओल्डर एज की बात करेंगे। अर्ली रिटायरमेंट हैज इट्स बेनिफिट्स, हमेशा आपको ये क्लैरिफाई कर ही देना है पहले सेंटेंस में। इट अलाउस इंडिविजुअल्स टू एंजॉय देयर लेटर ईयर्स इन गुड हेल्थ, फ्री फ्रॉम द डिमांड्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ अ फुल टाइम जॉब। मैंने बोला है हमेशा 3 पार्ट स्ट्रक्चर में लिखा होगा, पॉइंट्स भी 3 पार्ट स्ट्रक्चर में है, सेंटेंसेस भी 3 पार्ट स्ट्रक्चर में है। तो अगर आपने यहाँ बोला है कि कौन से बेनिफिट्स हैं, तो ये वाले गुड हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं, डिमांड कोई बॉस बोलेगा नहीं भाई ये काम कर दो,
डिमांड से दूर रहेंगे, और फुल टाइम जॉब की स्ट्रेस से, 9 to 5 की जॉब जानी है, बहुत थक जाएंगे, आके फिर सो जाना है, ये सारे के सारे स्ट्रेस एंजाइटी से दूर हो जाओगे आप। ये सारे बेनिफिट्स है। हाँ, अगर ये सारे बेनिफिट्स है तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? इसके कारण होगा क्या? दिस प्रोवाइड्स एम्पल टाइम फॉर लेजर एक्टिविटीज, ट्रैवल एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम्स विद लव्ड वंस। यहाँ भी 3 पार्ट स्ट्रक्चर में है ना? मैं देख लेता हूँ ये कनेक्टेड तो नहीं है ना? ना, ये कनेक्टेड नहीं है, ये तो और भी इसको एक्सपेंड किया हुआ है ना, कि अच्छी हेल्थ है, आप डिमांड से दूर है, फुल टाइम जॉब से स्ट्रेस से दूर है, तो इसके कारण आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारा टाइम है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? लेजर एक्टिविटीज, अपने फेवरेट एक्टिविटीज में काम कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे, और स्पेंडिंग क्वालिटी मोमेंट्स या क्वालिटी टाइम, ये कोलोकेशन है, स्पेंडिंग क्वालिटी मोमेंट्स या क्वालिटी टाइम विथ लव्ड वंस, ये पूरा का पूरा कोलोकेशन है, ये आपको याद रखना है। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको और भी ज्यादा कुछ लिखना है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली लिख सकते हैं, यहाँ लव्ड वंस लिख के खत्म कर दिया है। हाँ, एक और भी पॉइंट दिया है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। Additionally, it opens up opportunities for younger generation to enter the workforce, potentially reducing unemployment rates. है ना, बहुत जल्दी रिटायर हो जाओगे तो दूसरे लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। यहाँ ये पॉइंट ऐसा लिखा था, देखो कितना छोटा है यहाँ, सेम पॉइंट को यहाँ इतना बड़े करके लिखा, इट कैन मेक रूम फॉर यंगर पीपल टू फाइंड जॉब्स, है ना? तो एडिशनली वो क्या करता है? इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है, पर किसके लिए? फॉर यंगर जनरेशन। वो कहाँ जाएगी? वर्कफोर्स में, और इसके कारण क्या होगा? पोटेंशियली रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट रेट्स। मैंने हमेशा आपको कहा है कि यहाँ फुल स्टॉप डालने से ज्यादा अच्छा है कि कॉमा डाल के जीरोन से स्टार्ट कर दो, है ना? ये पोटेंशियली एडवर्ब डाला हुआ है, ये नहीं होता ना तो भी अच्छा, देखो ठीक है ना? एंटर द वर्कफोर्स, एडिशनली इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज फॉर यंगर जनरेशन टू एंटर द वर्कफोर्स, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। और अगर प्रोनाउंसिएशन में पोटेंशियली है तो बहुत अच्छा लगेगा, पोटेंशियली रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। ठीक है, 7 बैंड वाला कैसे लिखेगा? रिटायरिंग एट, इसने जीरोन से स्टार्ट किया है, देखो जीरोन 7 बैंड का बहुत फेवरेट है, आपको बहुत ज्यादा बहुत ही जगह में दिखेगा। रिटायरिंग एट अ यंगर एज प्रेजेंट्स कंपेलिंग बेनिफिट्स, मैंने आपको कहा है यहाँ एडवांटेज का डिस्टिंक्ट किया था, इसने यहाँ फिर से एडजेक्टिव डाल दिया। रिटायरिंग एट अ यंग एज प्रेजेंट्स compelling benefits. Firstly, it grants individuals the opportunity to relish their post-career years in robust health, unburdened by professional responsibilities. है ना, यहाँ 2 पॉइंट लिखे हैं उसने, 2 पॉइंट कौन से हैं? relish their post-career years, आप एंजॉय कर सकते हैं, relish एंजॉय कर सकते हैं, in robust health, एक अच्छी हेल्थ में, यहाँ एंजॉय हेल्थ लिखा है ना? allows का क्या हुआ है? ग्रांट, और एंजॉय का क्या हुआ है? relish। ये सिनोनिम यहाँ से सीखोगे ना तो आपको याद रह जाएंगे, सेंटेंसेस से सिनोनिम सीखोगे तो बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे, और आपको पता भी पड़ेगा कि हाँ यार देखो, हम एम्प्लॉयमेंट में, करियर में, अपॉर्चुनिटीज में, रिटायरमेंट में, जॉब्स में हम यूज कर सकते हैं वैसे वाले, है ना? अनबर्डन बाय प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये है फ्री फ्रॉम द डिमांड्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ अ फुल टाइम जॉब। अनबर्डन, आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, इसका ना प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी। दिस न्यू फाउंड फ्रीडम अलाउज फॉर परस्यूट लाइक लेजर एक्टिविटीज, एक्सटेंसिव ट्रैवल, हो गया ना? यहाँ ट्रैवल अकेला नहीं है, यहाँ अकेला है ट्रैवल। देखो 6.5 वाले भी बहुत मिस करते हैं ना, जितना हो सके आपको एडजेक्टिव यूज करना है। कैसा ट्रैवल? तो एक्सटेंसिव, बहुत लंबा ट्रैवल कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली रिटायरमेंट हो गए तो। एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन विथ लव्ड वंस, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम्स विथ लव्ड वंस, और यहाँ मीनिंगफुल इंटरेक्शंस, कुछ डीप इंटरेक्शंस कर सकते हैं, और यहाँ एडिशनली की जगह फर्दरमोर डाला हुआ है, एक और भी पॉइंट डाला हुआ है। अर्ली रिटायरमेंट कैन फैसिलिटेट, opens up opportunities, यहाँ facilitate the entry of younger generation into the workforce, potentially alleviating unemployment challenges। reducing का synonym है alleviating, obviously higher band में जाएगा ये वाला, और potentially suit करता है, इसलिए इसने यहाँ synonyms चेंज नहीं किया। मैंने आपको पहले से बोला है कि हर बार ट्राई नहीं करना, क्लैरिटी के साथ रखना है। potentially alleviating, potentially reducing, ये दोनों सेट होते हैं एक दूसरे के साथ।
हाँ, प्रॉब्लम्स क्या है? अर्ली रिटायरमेंट की पैसे की प्रॉब्लम है, तो यहाँ भी आपने पहले बोल देना है। हाउएवर अर्ली रिटायरमेंट आल्सो हैज इट ड्रॉबैक्स, फाइनेंशियल कंसर्न्स में अराइव। इसने एग्जिट उल्टा कर दिया यहाँ से। इसने क्या लिखा था? अगर जल्दी काम करना बंद कर दिया तो पैसे की प्रॉब्लम होगी, तो इसने पहले उल्टा कर दिया, पैसे की प्रॉब्लम होगी। एज retirees must ensure they have enough saving to support themselves for an extended period। उनको पता होनी चाहिए कि 35 को रिटायर हो रहा है तो 70 तक पैसे होने चाहिए, इतने सेव करने हैं, है ना। उसको जस्टिफाई कर दिया, फाइनेंशियल कंसर्न्स। As retirees must ensure they have enough savings to support themselves for an extended period। Furthermore, और क्या है? Furthermore, some individuals might find it challenging to transition from a structured work routine to a more relaxed lifestyle, potentially leading to a sense of purposelessness। है ना, कितना हार्ड शब्द है। मुझे नहीं लगता 6.5 वाला यूज करेंगे, है ना, पर इसको काट के थोड़ा दो वर्ड में काट के यूज करेंगे 6.5 वाला। फर्दरमोर क्या और भी एक पॉइंट है, सम इंडिविजुअल्स माइट फाइंड इट चैलेंजिंग। ऑब्वियसली बहुत सारा 9 to 5 जॉब करते थे, अभी 9 to 5 टोटली नवरे हो गए तो करेंगे क्या, है ना। स्ट्रक्चर रूटीन टू मोर रिलैक्स लाइफस्टाइल, तो आपको चलेगा यार जिंदगी का कोई पर्पज ही नहीं है ना, टोटली रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो आपको चैलेंजिंग लग सकता है। मोस्टली रिटायरमेंट वाले लोगों को चैलेंजिंग लगता है कि पूरी लाइफ 38 ईयर्स मोस्टली लोग काम करते हैं ऑफिस में, और फिर अचानक रिटायर हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली सेटल होने में बहुत टाइम लगता है, अराउंड 3 to 6 मंथ सेटल होने में लगता है। हाँ, 7 बैंड वाला क्या बोलता है? हाउएवर दिस पाथ इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस। हमेशा कोई भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमेशा कोई ना कोई चैलेंजेस आती है। ये मैच्योर इंसान 7 बैंड वाला ही होता है कि ये पाथ भी चैलेंजेस के बिना नहीं है। फाइनेंशियल प्रूडेंस, डिसीजन मेकिंग, उसको सिनोनिम है प्रूडेंस, बिकम्स पैरामाउंट। ये पैरामाउंट भी 7 बैंड वाले को बहुत पसंद है, इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट। फाइनेंशियल प्रूडेंस, है ना, प्रूडेंस मीनिंग डिसीजन मेकिंग का पावर आप में होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बिकम्स पैरामाउंट, necessitating meticulous planning to ensure sustained financial security throughout retirement। सस्टेन का मीनिंग क्या है? हम सस्टेनेबल एनर्जी पढ़ते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी जो लंबे समय तक आपको हेल्पफुल रहे, वैसी वाली। मेटिकुलस का मीनिंग क्या है? जो आर्टिकुलेटेड हो, आर्टिकुलेट का क्लेवर का सिनोनिम है, क्लेवर ब्रिलियंट का। नेसेसिटिंग, एंश्योर, है ना, उसका सिनोनिम्स है। ऑब्वियसली आपको लग रहा है ना कितने हार्ड वर्ड्स यूज हुए यहाँ। और कौन सा डाला हुआ है? सम इंडिविजुअल्स माइट एनकाउंटर डिफिकल्टीज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड वर्क रूटीन टू अ मोर लेजर ओरिएंटेड लाइफस्टाइल, पोटेंशियली लीडिंग टू अ सेंस ऑफ एमलेसनेस और एन्यूई। एन्यूई का मीनिंग है, ये बहुत बहुत ही कम होता है, आपको यूज करना ही नहीं है, पर एन्यूई का मीनिंग है बोर्डम, याद रखना ना। अब हो सके तो यूज नहीं करना है ना। ये यहाँ प्रोनाउंसिएशन में सेट ही नहीं होता, पर अच्छा लग रहा है ना। 7 बैंड वाला यूज कर सकते हैं, क्यों? ये सारा का सारा सेंटेंसेस बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्टी लेवल 23 प्लस, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस लेवल है 7 वाला, इसलिए। ठीक है, ये यंग एज वाला हो गया। ओल्ड एज में क्या है? ऑन द, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑन द अदर हैंड सम कंट्रीज थिंक इट्स बेटर टू वर्क अंटिल, आपको बहुत समय तक काम करना है तो यहाँ एडवांटेजेस देने हैं। देयर आर मोर पीपल वर्किंग, इकोनॉमी को हेल्प होगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा तो हेल्थ केयर को आप ज्यादा सपोर्ट कर पाओगे, पेंशन ज्यादा दे पाओगे, और अगर ज्यादा समय तक काम किया है तो आपको हैप्पी फील होगा और यूजफुल फील होगा कि समाज के लिए अभी भी कुछ कर रहे हैं ना। तो ऑन द अदर हैंड 4 वर्ड्स यूज करें, इससे अच्छा तो अपने यूज करें एक ही। कन्वर्सली 7 वाला वाई यूज करता है ना। कन्वर्सली, countries advocating for an older retirement age argue that, ये आपको क्लैरिफिकेशन देना है, इट ऑफर्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्यों हमें पैसे की बात करनी है यहाँ? हमें यहाँ पैसे की बात करनी है तो यहाँ आपको बोलना ही पड़ेगा, कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात होगी। लॉन्गर वर्किंग ईयर्स मीन अ लार्जर मोर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। यहाँ ये लिख दिया, ऐसा लिखा नहीं कि यार ओल्ड एज बूढ़े लोगों को बहुत ही ज्यादा काम करना है, ये लिख दोगे
तो एग्जामिनर को पता पड़ जाए कि हाँ ये ओल्ड एज की बात कर रहा है। लॉन्गर वर्किंग ईयर्स, जितने ज्यादा लोग जितने ज्यादा लंबे समय तक काम करेंगे। हेलो, हाँ आवाज कपाय છે સર? हाँ હું જોઈ લઉં છું। कंप्लीट है ना? હા વાયો। હા એ થોડો નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ રહેશે। મારે અહીંયાથી કમ્પ્લીટ હે, કાંઈક વાઈફાઈ છે એટલે તમારે થોડો સેલ્યુલર डेटा છે લગભગ પ્રોબ્લેમ રહેશે। हाँ क्या था, हाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात कर रहे हो और इकोनॉमी शब्द ना आए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात कर रहे हो लॉन्गर वर्किंग ईयर्स ना आए, प्रोडक्टिव शब्द ना आए, वर्कफोर्स शब्द ना आए, है ना, तो कोई फायदा नहीं है ऐसा लिखने का। ठीक है, लॉन्गर वर्किंग ईयर्स मीन a larger more productive workforce contributing to the economy, this can help। ये सब अगर ये सब हो गया है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, कैसे है ये वाला है। आप ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगी तो इकोनॉमी को हेल्पफुल होगा। अगर इकोनॉमी को हेल्पफुल होगा तो हम क्या कर पाएंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ सेंटेंस कनेक्टेड रखने हैं। ऐसे ज्यादा सोचना नहीं, एक लिख के ऐसे सोचना नहीं कि हाँ दूसरा कौन सा लिखेंगे, नहीं, दूसरे सेंटेंस लिखने के बाद वही उसी को ज्यादा पढ़ना है और उसी को रिलेटेड तीसरा सेंटेंस लिखना है। अगर ये सब प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इकोनॉमी को हेल्पफुल हो रही है तो इसके साथ होगा क्या, दिस कैन हेल्प सपोर्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड पेंशन स्कीम्स। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स का मीनिंग सब्सिडरी, राशन जो भी सबको देना है ना, वो वाला है ना। और लास्ट में लिखा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, मोरओवर एक्सटेंडेड करियर्स में प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विथ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड पर्पस, प्रोमोटिंग मेंटल वेलबींग। कुछ ज्यादा, और यहाँ फिजिकल की बात ही नहीं है, यहाँ ऑब्वियसली बूढ़े हो गए हम, तो ट्राई करना है कि यहाँ फिजिकल तो लिखना ही नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं ना तो फिजिकलिटी तो यहाँ बात ही नहीं होनी चाहिए, वो आपको पता है कि वो आपको हेल्पफुल नहीं होगी। पर यहाँ फुलफिलमेंट और पर्पस हम यूज कर सकते हैं। फटीग ऑब्वियसली होगा पर फुलफिलमेंट होगी कि यार 80 साल की उम्र में भी एक ग्रैंडफादर कॉलेज में लेक्चर देने जाते हैं तो वो पर्सनल फुलफिलमेंट पर्पसफुल लगता है कि हाँ सोसाइटी को बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं, तो वो ये लिखा है उन्होंने। 7 पॉइंट वाला क्या लिखता है, कन्वर्सली एडवोकेटिंग फॉर एन ओल्डर रिटायरमेंट एज कैरीज डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एडवांटेजेस। देखा डिस्टिंक्ट फिर से आ गया यहाँ, तो 2-3 बार चलेगा। आप बहुत ही वो नहीं करना कि हर बार कुछ नया ही नया ही नया लिखना है। ये प्रोलॉन्ग्ड करियर्स शायद आगे आ चुका है। अभी कहीं पढ़ा था, चलेगा कोई बात नहीं। हाँ, कैनवस एडवोकेटिंग फॉर एन ओल्डर रिटायरमेंट एज कैरीज डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एडवांटेजेस। यहाँ लिखा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यहाँ लिखा है एडवांटेजेस। देखो यहाँ आप नोट करोगे इसके आगे आप कुछ लिख सकते थे पर आपने नहीं लिखा, एडवांटेजेस सॉरी एडजेक्टिव नहीं लिखा, यहाँ डिस्टिंक्ट लिख दिया उसने। यहाँ लॉन्गर वर्किंग ईयर्स का इसने लिखा है प्रोलॉन्ग्ड करियर्स ट्रांसलेट इनटू लार्जर मोर डायनेमिक वर्कफोर्स। प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का इसने किया है डायनेमिक वर्कफोर्स, constituting a formidable engine driving economic growth। Collocation, formidable engine driving economic growth, है ना, कितना मस्त है। formidable जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, है ना, engine जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। ये इंजन कौन है, डायनेमिक वर्कफोर्स, है ना। विच इन टर्न, अगर आपको इच्छा है ना तो यहाँ सेमीकोलन डाल के विच इन टर्न कर सकते हो, पर नहीं फुल स्टॉप डाल देना कि वो है बहुत सारे हो चुके हैं यहाँ ना, कॉमा हो चुके हैं। प्रोलॉन्ग करियर्स ट्रांसलेट इनटू अ लार्जर मोर डायनेमिक वर्कफोर्स constituting a formidable engine driving economic growth। this in turn, इससे क्या होगा, supports robust social welfare programs and pension schemes। यहाँ फिर डीप पे नहीं चले जाना गलती से किसी को, यार मुझे तो पता है पॉवर्टी खत्म हो जाती है ना, हेल्थ के सिस्टम में बहुत सारे हेल्पफुल होती है, तो आप गलती से भी यहाँ आज प्रियांशी को मैंने देखा था वो गलती से नहीं कल या परसों मैंने उसका ऐसा चेक किया था, डायलिसिस की प्रोसेस इजी हो जाती है तो आपको वो गलती से लिखना नहीं है कि प्रोफेशनल की ज़रूरत है और 3-4 घंटे होते हैं। आपको हमेशा ट्राई करना है कि बस
इतना करके आप छूट जाओ। ये 3 पॉइंट हो गया है, हाँ, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। क्या लिखा है यहाँ? कुछ इकोनॉमिक एडवांटेजेस है। कौन सा है? डायनामिक वर्कफोर्स मिलती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करती है, और उसके कारण क्या होता है? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और पेंशन स्कीम्स को सपोर्ट मिलता है। सिंपल, खत्म हो गया, पॉइंट यहाँ खत्म हो गया। पर आपके पास अभी भी वर्ड्स है, तो आप बस छोटा सा अभी यहाँ फेंक सकते हो, है ना। अभी आपको कोई नया कोई मस्त याद आ रहा है कि हाँ ये भी लिख देता है, तो ये आपको ये वाला सेंटेंस आप फेंक सकते हो। पर ये वाला सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि लास्ट में कुछ भी बहुत सारा कर रहे हो, लास्ट में कोई पब्लिक वेलबींग हो रही है, गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी फीडबैक मिल रही है कस्टमर या सिटीजन से, कंपनीज को अच्छी डिमांड मिल रही है अपने कस्टमर से। Additionally, extended careers can furnish individuals with a sustained sense of purpose and accomplishment, contributing to overall mental well-being. हाँ, यहाँ बात की है यंगर एज की और रिटायरमेंट की। अभी हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी ओल्ड एज वाली। तो आपको ट्राई करना है कि आप हो सके ना तो आप 2 एक्सट्रीम नहीं पकड़ना। ऊपर आपने 2 एक्सट्रीम पकड़ लिए थे, है ना, ओल्डर एज और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बिगर एक्सट्रीम खत्म हो गया, ये ऊपर वाला खत्म हो गया, ऊपर वाला। तो अपने नीचे वाला करना। नीचे वाला मीनिंग कि उनको क्या फायदा होता है? उनकी मेंटल वेलबींग अच्छी रहती है। तो मेंटल वेलबींग और इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको 2 एक्सट्रीम पकड़ के चलना है ना। एक वाला जो अपना खुद का होता है पर्सनल, है ना, मेंटल वेलबींग अपनी, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, और दूसरी होती है सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ सोशल मोबिलिटी नहीं आएगी, आप डाल सकते हो, पर आपने ट्राई किया कि इकोनॉमिक एडवांटेज लिखा है ना, तो ट्राई करना कि इकोनॉमिक के बारे में ही लिखे, गलती से सोशल मोबिलिटी नहीं लिखते ना, ठीक है। हाँ, पर इसकी कोई प्रॉब्लम भी है, यहाँ भी आपको डालनी है एज की प्रॉब्लम, जो डिसीजेस जो भी आपको डालनी हो ना, वो यहाँ आप डाल सकते हैं, है ना। 6.5 वाले क्या लिखता है? नॉनदलेस वर्किंग अंटिल अ लेटर एज इज नॉट विदाउट इट्स डाउनसाइड्स। ऑब्वियसली डाउनसाइड्स यहाँ भी है। हेल्थ कंसर्न्स में अराइज, देखो यहाँ जब बात आई है तो यहाँ लिख ही देना है कि ऑब्वियसली एजिंग प्रॉब्लम होगी। यहाँ भी आपको लगेगा यार देखो यहाँ कितनी मस्त मस्त बातें हो रही है, तो यहाँ कभी भी एज की बात नहीं करनी है। जब जैसे ही नेगेटिव पॉइंट में आ गए आपको तुरंत छाप देना है कि एज की प्रॉब्लम होगी। पोटेंशियली लिमिटिंग एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म डिमांडिंग टास्क। अभी यहाँ आपने ऐसा लिखा था कोई प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बन रही है ना। आपको ऐसा बहुत मस्त फील होगा कि यहाँ तो अपने प्रोडक्टिव वर्कफोर्स की बात की, जब यहाँ सामने कुटने की बात आएगी तब बहुत ही बुराई करना है, यहाँ बहुत बुराई करनी है ना। पोटेंशियली लिमिटिंग एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म डिमांडिंग टास्क। ऊपर मस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी बूढ़े लोगों के साथ, और यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? ऑब्वियसली होती है, इसलिए यहाँ लिखा है ना। तो ये पॉइंट आपको लिखी छाप ही देना है कि एक डाउन साइड है। कौन सी डाउन साइड है? हेल्थ कंसर्न। तो उसमें होता क्या है कि इंडिविजुअल अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता, ऑब्वियसली एज के कारण, है ना। इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म डिमांडिंग टास्क। Additionally, for those who desire more leisure time in their later years, a longer career might impede their ability to fully enjoy retirement. बहुत सारे लोगों को ये अंदर से इच्छा होती कि यार रिटायरमेंट के बाद बहुत मस्त रिलैक्स लाइफस्टाइल जिएंगे, तो इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो डिजायर, यहाँ डिजायर लिखा है, फॉर दोज, उन लोगों की बात हो रही, उन लोगों की। किन लोगों की? जिनको डिजायर है लीजर टाइम का लेटर ईयर्स में। आप देख रहे हो ना लेटर ईयर्स यूज हुआ है ना। आपको हर बार ओल्ड एज की ऐसा सोचना नहीं कि यार ओल्ड एज के बाद लिखेंगे क्या आपने, ओल्ड एज का सिनोनिम्स तो मुझे पता नहीं, तो आप लेटर ईयर्स डाल सकते हो। और क्या लिखा है यहाँ? तो हर बार जरूरी नहीं है ना वो कि आप वो बार बार एग्जामिनर को याद दिला रहे हो कि हाँ मैं ओल्ड एज की बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज की बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ इंडिविजुअल लिखते हैं, देखो इंडिविजुअल्स एबिलिटी। अगर आप होते तो आप सोचते कि ओल्ड एज पर्सन्स एबिलिटी, पर वो जरूरी नहीं है ना ऑब्वियसली। हेल्थ कंसर्न लिख दिया है आपने, लेटर एज, यहाँ लेटर एज लिख दिया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना। यहाँ लेटर एज लिखा है और यहाँ लेटर ईयर्स लिखा है,
है ना, ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत ही मायने रखते हैं. एडिशनली फॉर दोज हु डिजायर मोर लेजर टाइम इन लेटर इयर्स अ लॉन्गर करियर माइट इम्पीड, स्टॉप करती है. इम्पीड एक क्राइम, स्पीड एनएफ, अगर आपने एनएफएस लिखा है, प्ले किया है ना, तो यहाँ होता है एनएफएस गेम में इम्पीड वाला. देयर एबिलिटी टू फुली एंजॉय रिटायरमेंट्स. नॉनदलेस, यहाँ भी नॉनदलेस. यहाँ आपको लिख देना पहला सेंटेंस हमेशा क्लैरिफिकेशन वाला. दिस अप्रोच इज नॉट विदाउट 8 कॉम्प्लेक्सिटीज. डाउनसाइड्स का सिनोनिम्स. Consideration of physical health and vigor become increasingly pertinent as individuals age, potentially impacting their capacity to engage in demanding professional tasks. C1 वाला लिखता है तो बहुत ही बड़ा लिखता है. कितने वर्ड्स का लिखा है? 22. ये रहा, है ना. कंसिडरेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ. इसने यहाँ लिखा है कि हेल्थ कंसर्न्स में अराइज. यहाँ कंसिडर कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ एंड विगर. बिकम, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये स्पेलिंग यूके वाला है और ये स्पेलिंग यूएस वाला है ना. वो वही बोल रहा है, आपको नहीं सुधारना, वो चलेगा, कोई बात नहीं. बिकम इंक्रीजिंगली पर्टिनेंट, इंपॉर्टेंट बन जाता है एज इंडिविजुअल्स एज, पोटेंशियली इंपैक्टिंग देयर कैपेसिटी टू एंगेज इन डिमांडिंग प्रोफेशनल टास्क. सेम ही है, कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा वर्डिंग में और हार्ड सिनोनिम्स में यूज किया है. फर्दरमोर फॉर दोज यर्निंग फॉर, जिनको विश, ये डिजायर का सिनोनिम है, यर्निंग. फॉर मोर लेजर टाइम इन द लेटर इयर्स एंड एक्सटेंडेड करियर में प्रेजेंट अ कंस्ट्रेंट. रिस्ट्रिक्शन का सिनोनिम है ना. ये इम्पीड का डाला हुआ है इन्होंने, इम्पीड का कंस्ट्रेंट किया ऑन देयर एबिलिटी टू फुली सेवर द फ्रूट ऑफ रिटायरमेंट. ये भी यूके यूएस का प्रॉब्लम है. ऐसे भी ओ यू आर, एंजॉय करना, फ्रूट्स बोल सकते हैं हम. टू फुली टेस्ट द फ्रूट्स ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ टेस्ट डाल सकते हैं, है ना. और लास्ट में है कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये दोनों सब्जेक्टिव है. आपको रिटायर होना है कि नहीं होना. जैसे कि मैं बहुत सारा कमा लिया है 35 में, मतलब अगर 35 में बहुत सारा कमा लिया है तो मैं सोचूंगा चलो रिटायर हो जाते हैं. पर मैं फिर वही सोचूंगा नहीं नहीं अभी हो सकते हैं, पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पैशनेट इंसान हूं, तो मैं सोचूंगा चलो 65 तक काम करेंगे, तो पैसे भी होंगे और खुशी भी होंगी, है ना. क्यों? मुझे काम पसंद है, काम से मुझे खुशी मिलती है. दूसरे लोग को वो नहीं होता कि चलो पैसे कमा लिए पर मुझे आराम करने में खुशी मिलती है, तो वो लोग रिटायर हो जाते हैं. तो वो सब्जेक्टिव ओपिनियन है. जब सब्जेक्टिव ओपिनियन है तो आपको हमेशा स्ट्राइकिंग बैलेंस यूज करना है, हमेशा स्ट्राइकिंग बैलेंस यूज करना है. ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? थ्री बैंड वाले ने क्या लिखा है? इन द एंड डिसाइडिंग व्हेन टू रिटायर इज अ बिग डिसीजन. ईच वे हैज इट्स गुड साइड्स एंड नॉट सो गुड साइड्स. यहाँ 3 पॉइंट स्ट्रक्चर है. दो लोग सोचते क्या है, किन दो लोगों की बात हो रही है, वो यहाँ लिखना है. और लास्ट में सलाह देख के निकलना है. मैंने आपको हर टाइम बोला है ना, लास्ट सेंटेंस सलाह वाला होना चाहिए, है ना. अगर हो सके तो आप यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी भी डाल सकते हो, पर जरूरी नहीं है हर बार. 6.5 वाला कैसे लिखेगा? इन कंक्लूजन द चॉइस ऑफ रिटायरमेंट एज पॉलिसी इन अ कंट्री इज अ मल्टीफेसेटेड डिसीजन विद फार रीचिंग इंप्लीकेशंस. इसलिए कोई भी कंट्री बोलते नहीं आप जल्दी रिटायर हो जाना. क्यों? अगर सारे के सारे हो गए तो ऑब्वियसली इकोनॉमी रुक जाएगी ना. तो इंडिविजुअल भी छोड़ दो डिसीजन सारे के साथ. द चॉइस ऑफ रिटायरमेंट पॉलिसी इन अ कंट्री इज अ मल्टीफेसेटेड. मल्टीफेसेटेड का मीनिंग क्या है? उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको वो इफेक्ट करता है ना. फार रिचिंग इम्प्लीकेशंस हो सकती है उसकी, बहुत सारी, बहुत बड़ी, बहुत दूर दूर तक इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है. तो इसलिए आपको क्या करना है? हमेशा बैलेंस को बना के रखना है. स्ट्राइकिंग अ बैलेंस दैट कंसीडर्स द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स को क्या करना है वो आपको सोचना है, और वो सोच के एज वेल एज द ब्रॉडर सोसाइटी इज एसेंशियल. यहाँ खत्म हो रहा है ना. ठीक है, यहाँ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों की बात होगी. ये आपको क्लैरिफाई कर देना है. दोनों एक्सट्रीम मैंने आपको बोला ना, 2 एक्सट्रीम हमेशा निकाल देना है. ठीक है, पहला सेंटेंस इन लोगों ने क्या लिखा था? ये दोनों ने, ये 2 पार्ट स्ट्रक्चर है. मैं पहले देख लेता हूँ. ये भी 2 पार्ट स्ट्रक्चर है. तो पहले पार्ट में क्या लिखा था? ये सब्जेक्टिव चॉइस है कि किस एज में रिटायर होना है, सब्जेक्टिव चॉइस है. तो हमें करना क्या चाहिए? ये वाला. बस 2 ही लिखना है इसमें, ज्यादा नहीं लिखने ना.
हाँ, इन समेशन द स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम फिर से आ गया, स्पेक्ट्रम ऑफ रिटायरमेंट एज पॉलिसीज इज न्यूआंस्ड embodying a multifaceted interplay of economic, social and individual factors। देखो इसने तो सारा का सारा ले लिया। मैंने आपको बोला था कि आपको अपने नेशन का, दुनिया का लेना है और आपका खुद का लेना है, पर बीच में ऑब्वियसली सोसाइटी आ जाती है, तो आपको वो भी ले लेना है ना। वो 7 बैंड वाला कोई भी व्यू पॉइंट बाकी नहीं रखेगा। 7 बैंड वाले मैच्योर लोग होते हैं, वो हमेशा बहुत अच्छा, कोई भी व्यू पॉइंट बाकी नहीं रखते। वो एम्बॉडिंग मल्टीफेसेटेड इंटरप्ले, बहुत सारे फैसेट को ये इफेक्ट करता है, इकोनॉमिक को भी करता है, सोशल को भी करता है, इंडिविजुअल्स भी करता है, कोई बाकी नहीं रहेगा इसमें, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। striking a balance that harmonizes the aspirations of individuals with the broader societal and economic imperatives, है ना। इंडिविजुअल्स, मैंने आपको बोला, हम बोलते हैं ना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो सोसाइटल और इकोनॉमी हमेशा साथ में लिखना है अगर आप लिख रहे हो तो, है ना। The aspirations of individuals with the broader societal and economic imperatives is pivotal in formulating effective retirement age policies, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि आप सबका बैलेंस कैसे कर रहे हो, सबके एस्पिरेशंस का बैलेंस कैसे कर रहे हो, उसको हार्मोनाइज कैसे करना है। किसको हार्मोनाइज करना है? सोसाइटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को और इंडिविजुअल्स को, सबको हार्मोनाइज करना है। कब करना है? जब एज पॉलिसीज बना रहे तब, इफेक्टिव रिटायरमेंट एज पॉलिसीज बना रहे तब, है ना। ये पूरा का पूरा कॉलोकेशन है, फॉर्मुलेटिंग नहीं, इफेक्टिव रिटायरमेंट एज पॉलिसीज, ये पूरा का पूरा कॉलोकेशन है। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको पॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, दिव्या को और प्रियांशी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कई बार हो जाता है मोस्टली। अगर दिव्या को प्रॉब्लम हो रही है ना, दिव्या आप तो आपको क्या करना है कि E2 वाले बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे आपको लग रहा है ना। देखो, रिटायरमेंट अगर यंगर एज कैन बी नाइस, पर कैसे नाइट है, कैसे नाइस कैसे है, हम लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, पर लाइफ ऐसा कैसे एंजॉय कैसे करनी है? ट्रैवल करके, अपना खुद का जो पसंद है वो काम करके, और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, सिंपल, है ना। यही यही पॉइंट याद करना है ना आपको कि रिटायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कैसे प्रॉब्लम? मनी की, और मनी की भी कैसे प्रॉब्लम? आप सेव ही नहीं कर पाते, सिंपल, है ना। उसके बाद क्या है कि आपको लंबे समय तक काम करना चाहिए। अगर काम करते तो क्या होता है, आप हेल्प कर सकते हो ना इकोनॉमी को, और अगर आप इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हो, ऑब्वियसली ज्यादा पैसा होगा, तो ज्यादा पैसा होगा तो किसको हेल्प होगा? हेल्थ केयर और पेंशन को, है ना। ये सारे के सारे कनेक्टेड है, तो ज्यादा सोचना ही क्यों है ना। अगर एक पॉइंट मिल गया कि इकोनॉमी को हेल्पफुल होता है, तो फिर ऑब्वियसली इकोनॉमी से पैसा मिलता है, पैसा किसी को जाता है ना। तो आपको हमेशा पहले पॉइंट्स बना ही देने हैं, इसलिए आपको E2 रीड करना है। मैं ये वाली पीडीएफ टोटल 72 कितने हैं, शायद मैंने 18, टोटल 18 ऐसे, मैं 18 ऐसे तक पहुंचा हूं मैं, जिसको E2 में भी लिखा हुआ है, B1 में भी है, B2 में भी है और C1 में भी है। मैंने C2 नहीं लिया, तो 3 बैंड से लेकर 7 बैंड तक का सब है। मैंने B1 वाला यहाँ लिया ही नहीं था, क्यों? B1 वाला सबको लिखना आता ही है, B2 वाला में जाने की प्रॉब्लम हो रही है ना। और E2 वाला मैंने इसलिए लिया ताकि आपको पता पड़ जाए कि हाँ यार, पॉइंट्स यहाँ से आ रहा है, देखो कितने छोटे छोटे है। और यही सेंटेंस का इन लोगों ने बड़ा किया हुआ, जैसे कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस, इट मीन्स यू हैव मोर टाइम टू एंजॉय लाइफ विदाउट द स्ट्रेस ऑफ जॉब, वो सेम टू सेम यहाँ लिखा है, वो बड़ा बड़ा पॉइंट, है ना। First lead grants individuals the opportunity to realize their post careers in robust health unburdened by professional responsibilities, है ना। सेम टू सेम है, ये छोटा वाला ही है, या अगर आपको ये छोटा वाला आता है तभी उसको आप बड़ा कर सकते हो। बाकी अगर पॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं होगी ना। पॉइंट्स की प्रॉब्लम मतलब कैसे सॉल्व होती है कि आपको पहले बड़ा पॉइंट लिख देना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ सोशल मोबिलिटी की बात नहीं होती ना, तो मैं वो बात कर लेता हूँ, चलो, कि अगर बहुत लंबे समय तक काम किया है तो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगी। अगर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है तो इकोनॉमी आगे जाएगी। अगर इकोनॉमी आगे जाएगी मीनिंग बहुत सारे पैसे होंगे ना, अगर बहुत सारे पैसे होंगे तो वेलफेयर स्कीम्स आगे जाएगी। वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि सब्सिडी, है ना, राशन, तो उसके कारण पॉवर्टी
क्राइम, ये सब दूर हो जाएगा, है ना। अगर पॉवर्टी और क्राइम सब दूर हो जाएगा तो वो तो ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं हम कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है और वेलफेयर स्कीम चला सकते हैं, पॉवर्टी क्राइम दूर हो रही, तो इसके कारण सोसाइटी अच्छी होगी, सोशल मोबिलिटी हो पाएगी, इकोनॉमी तो ऑलरेडी है ना। तो एक हेल्दी नेशन, हेल्दी डेवलप्ड और प्रॉस्परस नेशन आपने बना दिया, है ना। देखो ये सारे पॉइंट ऐसे क्रिएट हो गए, देखो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स मिलेगी, इसका मीनिंग इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, तो पैसा डालना कहाँ है, सब्सिडी और राशन में, तो उसके कारण ऑब्वियसली गरीब लोगों को हेल्प होगी, तो उसके कारण पॉवर्टी दूर हो जाएगी, अगर पॉवर्टी दूर हो जाएगी तो कोई क्राइम ही नहीं करेगा, तो ये सब ठीक हो गया, इकोनॉमी तो ठीक है ही, पर वेलफेयर प्रोग्राम से नीचे वाले लेवल को भी बहुत ही सपोर्ट मिल गया, तो सोशल मोबिलिटी होगी। सोशल मोबिलिटी का मीनिंग क्या है कि लोगों में चेंज आएगा, माइंड के बारे में भी, और इनका इकोनॉमिक स्टेटस भी ऊपर आएगा, है ना। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाएंगे वो लोग, है ना। हेल्दी डेवलप प्रॉस्परस नेशन, ऑब्वियसली इकोनॉमी ठीक हो गई और यहाँ सोशल मोबिलिटी ठीक हो गई, समाज भी ठीक हो गया, देश भी ठीक हो गया, लोग तो ठीक हो ही गए हैं यहाँ से, है ना। तो ऑब्वियसली एक डेवलप प्रॉस्परस नेशन बन गया, है ना। तो यहाँ सोचना ही क्या, पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्ट लोग ये पॉइंट कैसे सोचते हैं कि प्रोडक्टिव वर्कफोर्स मिलती है, उससे और क्या मिलता है, बहुत समय तक काम करते हैं तो फुलफिलमेंट मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, और क्या मिलता है, फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं हम, है ना। पर इतने सारे पॉइंट सोचने ही क्यों, है ना, अपने एक ही पॉइंट को सोच के उसको डीप में ले जाना है, मैं यहीं रखता है उसको। इतने सारे पॉइंट सोचने ही क्यों, अभी एक ही पॉइंट से करना है अपने, ये वाला पॉइंट उठा के उसको डीप में समझा देना है ना। आप बोल सकते हो कि हाँ यार फुलफिलमेंट मिलती है ना, फुलफिलमेंट मिलती है, तो इसका तो और ही, इसका तो कुछ और ही बनेगा, अगर इसका लिख रहे हो तो कुछ और ही बनेगा, पर आप उसको लिख ही नहीं सकते, क्यों, ये सारा लिख के अराउंड इसके 10 भी गिनते हो ना, तो 60 वर्ड्स ऑलरेडी हो गए यहाँ आराम से, 10 वर्ड तो मैं बोल रहा बहुत कम है ना। अगर आप 6.5 वाले हैं तो 15 तो लिखोगे ही, तो 15 में तो यहाँ 90 हो गए, 90 वर्ड्स हो गए, 15 वर्ड्स पर सेंटेंस लिख रहे तो यहाँ तो 90 हो जाते हैं ना, पर इतना डीप में आपको जाना भी नहीं है, प्रॉस्परस नेशन, हाँ ऑब्वियसली आप जा सकते हैं पर जाना नहीं है इतना ज्यादा, है ना। यहाँ तक ही अपने जाना है, मैं बोल रहा हूँ 3 पार्ट स्ट्रक्चर में ही जाना है, 3 पार्ट स्ट्रक्चर में, हाँ यहाँ आप एडिशनली करके डाल सकते हो, एडिशनली करके डाल सकते हो कि हाँ ये एक और भी कुछ होता है इसके कारण, कि सब कुछ इकोनॉमी है, वेलफेयर स्कीम मस्त चल रही, तो बॉडी क्राइम खत्म हो जाएगा, सोशल मोबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, पर ये पॉइंट वो लगता है कि यार सच्ची में ये कनेक्टेड है यार, ये रिटायरमेंट से कनेक्टेड है, पॉवर्टी क्राइम ठीक हो रहा है रिटायरमेंट से कनेक्टेड है, नहीं ये इकोनॉमी से कनेक्टेड है ना। तो ये वाला आएगा ही नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको 3 पार्ट स्ट्रक्चर में लिखना है, हर बार 3 पार्ट स्ट्रक्चर में लिखना है, क्योंकि जितना दूर जाओगे ना, जितना दूर जाओगे उतना सेंटर पॉइंट से दूर चले जाओगे आप, ये पॉवर्टी क्राइम तो बहुत ही दूर है रिटायरमेंट से, सोशल मोबिलिटी हाँ वो हो सकती है, पर मैं उसको जोड़ूंगा कैसे, है ना। हेल्दी डेवलप प्रॉस्परस नेशंस, हाँ वो रिटायरमेंट से कैसे मिलता है, इकोनॉमी से मिलता है ना वो तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आप कौन सी चीजों पे लिख रहे हो, ये 3 पार्ट स्ट्रक्चर इसीलिए यूज होता है ना कि कोहेरेंसी बनी रहे, ये आप लिख सकते हो पर ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ये इसके साथ कनेक्टेड है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के पास, पर आप बिजनेस, सोशल मोबिलिटी, प्रॉस्परस नेशन कैसे बनता है उसके बारे में नहीं लिख रहे, आप रिटायरमेंट के बारे में लिख रहे हो, तो ये वाला लिखना ही नहीं, इसको मैं लाल कर देता हूँ ना, ये वाला लिखना ही नहीं है, एडिशनली भी लिखना नहीं, अगर एडिशनली लिख रहे हो तो इसका कुछ कनेक्टेड लिखो, है ना। इसका कनेक्टेड कैसे लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है, चलो आपको कुछ कंपलसरी कुछ सूझ ही रहा है, आपको लिखना ही लिखना है, तो अगर एडिशनली करके क्या लिख सकते हो, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स हो रही है, इसके पास इसके कारण बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो आप सब्सिडी और राशन दे रहे हो, इसमें कुछ लोचा है नहीं, सब्सिडी 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 सब्सिडी
है ना। हाँ हाँ, एडिशनली एडिशनल में क्या डाल सकते हो, ये इसको कनेक्टेड होना चाहिए, इकोनॉमी को कनेक्टेड होना चाहिए। एडिशनली गिविंग अस IT that have higher सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये मेरा फेवरेट है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अच्छा लास्ट में ऐसा कुछ लिख सकते हो यार, ये हाई है, डेवलप प्रॉस्परस नेशंस हो सकता है यहाँ, क्यों, यहाँ गरीब लोग भी सॉल्व हो गए इसलिए, और इकोनॉमी से मिडिल क्लास तो रिच लोग तो सॉल्व हो ही गए हैं। वेलफेयर प्रोग्राम उसी के लिए होता है ना, गरीबी के लिए होता है। तो गरीब लोग सॉल्व हो गए, मिडिल क्लास भी सॉल्व हो गए, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, रिच लोगों की तो ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व है, तो हम यहाँ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हायर ले जाएंगे, सारे सारे लोगों का हायर चला जाएगा। एडिशनली हम ऐसा डाल सकते हैं, पॉवर्टी क्राइम सोशल मोबिलिटी हम नहीं डाल सकते। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ, इसलिए 3 पार्ट स्ट्रक्चर इसी में काम आता है ये वाला, है ना। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा एडवांटेज डिसएडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा लिखना है। आपको वो ट्राई नहीं करना कि यंग एज का एडवांटेज लिख दिया तो चलो अभी ओल्ड एज के एडवांटेज की बात करते हैं, तो ओल्ड एज की भी कुछ होते हैं, है ना। फिर बोलते हैं कि चलो यंग एज के डिसएडवांटेज की बात करते, फिर ओल्ड एज के डिसएडवांटेज की बात करते हैं, उसके कोहेरेंसी नहीं रहती ना। मैं आप यहाँ फिर से लिख देता हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो कोहेरेंसी नहीं रहेगी, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। आप ट्राई करना लिख के, डिसएडवांटेज 1 डिसएडवांटेज 2, क्यों, ये बीच में चला गया है ना, तो आप ये वाला अच्छा नहीं लिख सकते, ये वाला नहीं लिख सकते। भले ये 9 बैंड का लिखा है पर ये गलती से बीच में चला गया तो आपकी लिंक टूट जाएगी, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए दोनों साथ में लिखे जाते हैं, नीचे जैसे आपने लिखा है ऐसे, ठीक है। ओके, टाइम क्या हुआ है, आज का सेशन मस्त है ना, 6 बज गए, ठीक है। ये था एडवांटेज डिसएडवांटेज। कल मैं 5-10 मिनट में रिवीजन करा के मैं क्या करूंगा, डिस्कशन वाला करेंगे, अपने डिस्कशन वाला, ओपिनियन वाला नहीं। अपने ओपिनियन वाला हो चुका है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, हम डिस्कशन वाला भी कर चुके हैं। तो कल हम ट्राई करेंगे कॉज इफेक्ट या प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कुछ करें, है ना। तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि एडवांटेज डिसएडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज, कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट करना है, क्या कॉज 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 इफेक्ट 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 करना है ना। जितनी ज्यादा कोहेरेंसी सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है, लिटरली सबसे ज्यादा कुछ मैटर करता है तो वो क्लैरिटी है ना। लिटरली जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो क्लैरिटी है और कुछ नहीं है। कौन आया, सबसे ज्यादा क्लैरिटी मैटर करती है। तो आपको जब भी आप ऐसा लिख रहे हो ना, आईएलटीएस ऑफिशियल्स भी बोलते कि हमेशा 5 से लेकर 7 मिनट्स तक आपको ऐसे प्लान करना है, सच्ची में ऐसे प्लान करना है कि आप ऐसे लिखोगे ये वाला, कि प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनती है, अगर लंबे समय तक काम करते हैं ना तो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनती है, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनती है तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा होता है, अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है तो वेलफेयर स्कीम्स चला सकते हैं। बाकी लाओगे कहाँ, पैसे कहाँ से लाओगे, है ना। अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तभी पैसे बनेंगे ना। यूएस की तरह आपने डेप्ट डेप्ट में नहीं जाना ना, उनकी जीडीपी डेप्ट से ज्यादा हो गई है, सॉरी डेप्ट उनकी जीडीपी से ज्यादा हो गई है, तो ऐसे पैसे उधार लेके देश को आगे नहीं बढ़ाना ना, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बना के पैसे बना के देश को आगे ले जाना। सेम आपको 5-7 मिनट्स ऐसे प्लान करना ही है करना ही है करना ही, और हमेशा 3 पार्ट स्ट्रक्चर में करना है, कि कोई आर्ग्यूमेंट देनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, सॉरी उसको जस्टिफाई करना है, और उसकी इफेक्ट्स एक्सप्लेनेशन का एग्जांपल देना है, हमेशा ऐसा ही करना है, तभी क्लैरिटी होगी। सच्ची बता रहा हूँ, भले आप कुछ ना करो 5.5 में, कुछ भी नहीं करोगे, फिर क्लैरिटी डालोगे ना तो भी 6 में चले जाओगे। अच्छे सिनोनिम्स ऐड किया और लगता हुआ टॉपिक का लिखा है तो 6.5 में चले जाओगे। वो टास्क अचीवमेंट फिर मायने रखता है ना, क्लैरिटी और टास्क अचीवमेंट दोनों मायने रखता है, कि आपको हमेशा ट्राई करना है क्लैरिटी में लिखे, अगर क्लैरिटी में लिखोगे तो 0.5 बैंड इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। टास्क अचीव किया है
0.5 इंक्रीज हो जाए, एक बैंड आराम से चला जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये LGCT लेक्सिकल रिसोर्स, एल का मीनिंग है लेक्सिकल रिसोर्स, वोकेबलरी अच्छी यूज की है कि नहीं, फिर है ग्रामेटिकल रेंज अच्छी यूज की है कि नहीं। ये ज्यादा दोनों मैटर ही नहीं करता, सबको आता है ना कैसे लिखना है, कौन से वर्ड्स डालने हैं, सेंटेंसेस टेंसेस कैसा होता है। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि दो सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करना है, क्लैरिटी हो ना, और पूछा क्या जाए सच्ची में मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो पूछा है उसको कनेक्ट होते 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 ही लिखना है। सारे के सारे सेंटेंस 20 लिखे, सारे के सारे सेंटेंस जो टास्क मिला है उससे कनेक्टेड होने चाहिए। सिंपल, एकदम सिंपल सी बात। ठीक है, कल अपने या तो कॉज इफेक्ट या प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, 6.5 में लिखेंगे ऐसे, और ऐसे सेम टू सेम ये वाला मैं कल निकाल दूंगा, C1 वाला। कल मैं E2 को हम लेंगे, हम B2 में लिखने का ट्राई करेंगे, पर उससे पहले हम समझ लेंगे कि कॉज इफेक्ट होता कैसे है। ठीक है, आज का सेशन मस्त था, चलो कल मिलते हैं। ये वाला मैं आपको दे दूंगा आज वाला, ये यही इन्फो सारी की सारी PDF बना के मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इसको सेव करना है ना। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।